जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह से देखेंगे कि राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार होती है। यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं यह भारत के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। यह भारत के क्या हैं? प्रथम नागरिक हैं। यहाँ पर जो कार्यपालिका है इससे कार्यपालिका के वास्तविक प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति होते हैं यह केवल काल्पनिक रूप से समझिए कि यह यहाँ पर केंद्र में केवल कठपुतली की तरह है। यहाँ पर केवल संवैधानिक रूप से यह केवल क्या है? प्रधान है। यहाँ पर राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से प्रधान हो जाते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति की चुनाव के लिए यहाँ पर उनके लिए क्या योग्यता होना चाहिए? उनके लिए राष्ट्रपति का चुनाव कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो उसके लिए योग्यता होना चाहिए कि वह सबसे पहले भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। वह सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। उसका जो चुनाव लड़ रहा है उसका न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष होना चाहिए, लेकिन अधिकतम आयु की कोई चर्चा नहीं है। मतलब अधिकतर आयु कितना भी हो सकता है। यहाँ पर तीसरी योग्यता में हो जाएगा कि लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। जो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहा है वह क्या होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। चौथा यहाँ पर इनका योग्यता देखा जाए तो यह किसी भी लाभ के पद पर न हो। यह किसी भी लाभ के पद पर न हो और लाभ के पद पर यहाँ पर इनको नहीं जोड़ा जाता है। या तो इससे पहले राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या किसी भी सदन के सदस्य हों, लोकसभा या राज्यसभा के, तो यहाँ पर उस प्रक्रिया को यानी उस पद को यहाँ पर नहीं जोड़ा जाता है कि वह लाभ के पद पर हैं। यानी राष्ट्रपति रहे या उपराष्ट्रपति रहे या राज्यपाल रहे या किसी भी सदन के सदस्य रहे तो वहां पर लाभ का पद नहीं जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं नामांकन की प्रक्रिया क्या होती है। नामांकन की प्रक्रिया अगर खत्म हो जाती है तो यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया से पता चल जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन व्यक्ति लड़ रहा है। कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव यहाँ पर लड़ रहा है। तो राष्ट्रपति की जो नामांकन की प्रक्रिया है इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया के लिए यहाँ पर 50 अनुमोदक होना चाहिए और यहाँ पर 50 अनुमोदक होना चाहिए और 50 प्रस्तावक होना चाहिए। 50 अनुमोदक और 50 क्या होना चाहिए? प्रस्तावक होना चाहिए। प्रस्तावक यह दोनों कौन होते हैं? निर्वाचित सदस्य होते हैं। यहाँ पर निर्वाचन आयोग के सदस्य होते हैं। जो निर्वाचन आयोग के सदस्य होते हैं यह कौन निर्वाचन आयोग के सदस्य होते हैं? जो संसद के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं वह निर्वाचन आयोग के सदस्य होते हैं। सभी राज्य के विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं वह भी निर्वाचन आयोग के सदस्य कहलाते हैं। तो कम से कम 50 अनुमोदक होना चाहिए और 50 प्रस्तावक होना चाहिए। यह अनुमोदक अलग रहेगा, मतलब एक ही व्यक्ति अनुमोदक में नहीं वोटिंग करेगा और एक ही व्यक्ति प्रस्तावक में नहीं वोटिंग करेगा। मतलब एक ही व्यक्ति अनुमोदक और प्रस्तावक दोनों में वोटिंग नहीं कर सकता है। या किसी भी उम्मीदवार को मतलब एक उम्मीदवार को वोटिंग कर दिया तो दूसरे उम्मीदवार को वोटिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि जो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले हैं उनके लिए नामांकन प्रक्रिया आता है। यहाँ पर 50 अनुमोदक होना चाहिए और 50 प्रस्तावक होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर 15,000 का यहाँ पर पैसा देना पड़ता है, शुल्क देना पड़ता है इस चुनाव को लड़ने के लिए। यहाँ पर 15,000 यहाँ पर हम लोग को क्या देना पड़ेगा? यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा यहाँ पर जमानत राशि के रूप में। किस रूप में देना पड़ेगा? जमानत राशि के रूप में 15,000 क्या करना पड़ेगा? रुपया को देना पड़ेगा। और 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना चाहिए। यह अनुमोदक और प्रस्तावक कौन होते हैं? निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। यह निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन कहलाते हैं? संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य और प्रत्येक राज्य के सभी विधानसभा के सभी सदस्य यहाँ पर इसके निर्वाचन मंडल के सदस्य हो जाते हैं। इसके लिए क्या शर्त है? 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना जरूरी है। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना जरूरी है। तो
यहाँ पर समझ में आ गया कि नामांकन की प्रक्रिया क्या है। जब नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कौन कौन लोग यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, कौन लोग यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ रहे हैं, ठीक। और जो निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं निर्वाचन मंडल में, तो एक ही व्यक्ति केवल एक ही उम्मीदवार को यहाँ पर वोटिंग कर सकता है, यहाँ पर वोटिंग कर सकता है, या तो यहाँ पर अनुमोदक के रूप में या तो प्रस्तावक के रूप में। जब यह पूरी प्रक्रिया नामांकन की खत्म हो जाती है तो यहाँ पर उनको प्रचार करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। यहाँ पर उनको अपने राष्ट्रपति के चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए 2 सप्ताह का चुनाव किया जाता है। देखिए इस चुनावी प्रक्रिया में कोई भी जनता यहाँ पर वोट डायरेक्ट नहीं डालती है, यहाँ पर जनता वोटिंग नहीं करता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य कौन होते हैं। तो यहाँ पर जनता तो भाग लेगा ही नहीं, डायरेक्ट जनता इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा, राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेता है। तो चुनावी प्रक्रिया में जो है, चुनाव में कौन लोग भाग लेंगे, जो संसद है, संसद के जो 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, दोनों सभा के निर्वाचित सदस्य, दोनों सभा के कौन सदस्य रहेंगे, निर्वाचित सदस्य रहेंगे। यहाँ पर लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन आ जाते हैं, यह 2 एंग्लो इंडियन भाग यहाँ पर नहीं लेता है। और यहाँ पर 12 राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आ जाते हैं। कला विज्ञान साहित्य में जो लोग होते हैं उनको राज्यसभा में मनोनीत सदस्य इनको डायरेक्ट यहाँ पर चुन लिया जाता है। तो यहाँ पर जो मनोनीत कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो इसके लिए पक्षपात न हो, किसी प्रकार का इसमें पक्षपात न हो, इसीलिए यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, इस चुनाव में यहाँ पर जो मनोनीत सदस्य हैं और जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य हैं इनको यहाँ पर भाग नहीं लेते हैं। और प्रत्येक राज्य के विधानसभा, प्रत्येक राज्य के जो विधानसभा है उस विधानसभा में देखिए जो विधानसभा है प्रत्येक राज्य का, उस प्रत्येक राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वे सदस्य क्या करते हैं, इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन जो विधान परिषद है, इस विधान परिषद के सदस्य इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्यों भाग नहीं लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो विधान परिषद है, यह विधान परिषद केवल 6 ही राज्य में है, जिसके चलते राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे तो यहाँ पर पक्षपात देखा जाएगा कि जिन राज्य के पास विधानसभा विधान मंडल दोनों रहेगा, विधानसभा और विधान परिषद दोनों रहेगा, तो वहां से वोटिंग क्या होगा, अधिक देखने को मिलेगा। तो इसीलिए पक्षपात न हो। अगर सभी राज्यों में यहाँ पर विधान परिषद होता तो समझिए कि यहाँ पर वोटिंग विधान परिषद भी राष्ट्रपति में करता, लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो ये 6 राज्य में कहाँ विधान परिषद है, देखिए लाइन से आप लोग याद कर लीजिएगा। 2 को सामने है, बिहार उत्तर प्रदेश बिहार हो गया, ठीक। इधर देखिएगा तो महाराष्ट्र कर्नाटक, फिर तेलंगाना आंध्र प्रदेश, 6 राज्य हैं जिसके पास क्या है, विधान परिषद है। इसके अलावे कुछ लोग और हैं जो भाग लेते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश से के सभी केंद्र शासित प्रदेश से का विधान परिषद यहाँ पर भाग नहीं लेता है। केंद्र शासित प्रदेश जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर सभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं भाग लेता है, वही केंद्र शासित प्रदेश भाग लेता है जहां पर अधिक जनसंख्या है। जिस केंद्र शासित प्रदेश में अधिक जनसंख्या है और वहां पर क्या है, विधान परिषद है, और वहां पर विधान परिषद है, वही केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर भाग लेगा इस चुनावी प्रक्रिया में। तो 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कौन कौन है, जम्मू कश्मीर और दिल्ली आ जाएगा, दिल्ली। और तीसरा यहाँ पर पुडुचेरी, यहाँ पर तीसरा कौन हो जाएगा, पुडुचेरी।
जो पुडुचेरी, यह 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा। यहाँ पर संसद में यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक राज्य के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही चुनते हैं मनोनीत सदस्य को। तो यहाँ पर इन लोगों को यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया में यानी चुनाव वोट देने का अधिकार इन लोगों का नहीं है। और यहाँ पर जो विधान परिषद 6 ही राज्य में है, जिसके चलते पक्षपात न हो जाए, इसीलिए यहाँ पर इन लोगों को भी यहाँ पर चुनाव नहीं करने दिया जाता है। यहाँ पर अब बात करते हैं कि क्या सभी राज्य के विधायक का एक वोट का वैल्यू सेम होता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर सभी राज्य के विधान परिषद, यहाँ पर जो सभी राज्य है, सभी राज्य के जो विधानसभा है, उसके एक विधायक के वोट सभी राज्य के विधायक के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर देखा जाए तो किसके बराबर होगा, तो इसके लिए एक सूत्र है, यहाँ पर वोट, एक विधायक का मूल्य कितना होगा। यहाँ पर एक विधायक का जो वोट का मूल्य है, उस वोट का मूल्य कितना रहेगा, उससे राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड करता है। यानी जिस राज्य के विधायक का हम लोग एक वोट का मूल्य निकाल रहे हैं, उस राज्य की जनसंख्या बटा में यहाँ पर विधानसभा में कितने सदस्य हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, कुल यहाँ पर निर्वाचित सदस्य हो जाएगा। कुल निर्वाचित सदस्य में भाग देंगे तो जितना आएगा उसमें से 1/1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 1/1000 से गुणा करेंगे, यानी सबसे अधिक किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश के एक विधायक का वोट सबसे अधिक रहेगा, यानी सभी राज्यों में सबसे अधिक एक विधायक के एक वोट का वैल्यू सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की विधायक का होगा। क्यों होगा, क्योंकि उस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है और वहां का जो विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्य हैं, यानी कितने विधायक हैं, उसमें क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। भाग लगाने के बाद 1/1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर मान लेते हैं पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आने के बाद 5 से क्या कर रहा है, अधिक आ रहा है, तो उसको हटाकर एक पूर्ण अंक मान लिया जाता है, एक अधिक मान लिया जाता है। तो इस तरह देखा जाए उत्तर प्रदेश के एक एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। तो यूपी के एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक एमएलए का कितना वैल्यू होता है, यहाँ पर एक एमएलए का वैल्यू 208 होता है। उत्तर प्रदेश के एक एमएलए का मूल्य कितना होता है, एक एमएलए का मूल्य मतलब वैल्यू कितना होता है, 208 होता है। वही बात अगर सिक्किम की कह दिया जाए, सिक्किम के एमएलए का एक एमएलए का वैल्यू कितना होता है, एक एमएलए का मूल्य कितना होता है, वही 7 होता है। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश का एक विधायक एक एमएलए रहेगा तो 208 उसका वैल्यू यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में गिना जाएगा। लेकिन वह सिक्किम का एक व्यक्ति है, एक विधायक है, तो उसका वैल्यू कितना है, 7 है। तो अलग अलग राज्यों का यहाँ पर अलग अलग राज्यों के जो विधायक होते हैं उसका वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। जनसंख्या के आधार पर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक सांसद लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, वहां के जो राज्यसभा के हैं, तो यहाँ पर इसका वैल्यू फिक्स कर दिया गया है 700। एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक एमपी का वैल्यू कितना होता है, 700। यानी जितने लोग यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया में जितने लोग वोट देते हैं राष्ट्रपति में, सबसे अधिक के वैल्यू किसका होने वाला है, एक एमपी का वैल्यू होने वाला है। तो आप लोग समझ चुके हैं कि चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य
कौन कौन भाग लेते हैं, और सभी सदस्य की वोट की वैल्यू सेम नहीं होता है, अलग अलग राज्यों के विधायक की वैल्यू अलग अलग होती है वोट का, और एक एमपी का वैल्यू 700 होता है। एक एमपी का वैल्यू कितना होता है? 700 होता है। अब चलते हैं यहाँ पर चुनाव की पूरी प्रक्रिया को देखते हैं। अब यहाँ पर क्या देखते हैं? चुनाव की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। यहाँ पर चुनाव किस प्रकार से होता है। चुनाव यहाँ पर डायरेक्ट तो जनता नहीं चुनती है, अभी बताए हैं डायरेक्ट जनता यहाँ पर नहीं चुनती है। यहाँ पर अभी बता दिए हैं कि यहाँ पर जो लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और प्रत्येक राज्य के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य हैं, साथ ही साथ जो तीन केंद्र शासित प्रदेश है, उस लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चुनते हैं। अब यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया को देखेंगे। जो चुनावी प्रक्रिया होता है, यह चुनावी प्रक्रिया एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली अनुपातिक प्रणाली होता है। देखिए, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, पहले इसको समझते हैं। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली होता है, ठीक, यह तो बात सही है, लेकिन इसको अभी समझेंगे। यहाँ पर अप्रत्यक्ष एकल संक्रमण अनुपातिक प्रणाली से तो होता ही है, लेकिन यह क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से यानी किसी को बताकर दिखाकर नहीं किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। अब समझते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली होता क्या है। पहले यहाँ पर समझते हैं कि अनुपातिक प्रणाली क्या होता है। पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि जो उम्मीदवार है, जो उम्मीदवार है, मान लेते हैं ए उम्मीदवार, बी उम्मीदवार और सी उम्मीदवार। मान लेते हैं यहां से नामांकन प्रक्रिया द्वारा 3 उम्मीदवार चुनकर आ गए। 3 उम्मीदवार चुनकर आ गए। आज जितने लोग वोट देने वाले लोग हैं, एमपी हो गए, एमएलए हो गए, तो एमपी और एमएलए इन तीनों लोग को वोट देंगे। लेकिन उस आधार पर वोट दिया जाएगा, यहाँ पर उस आधार पर वोट दिया जाएगा कि आप ए व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में किस स्थान पर देखना चाहते हैं, बी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में किस स्थान पर देखना चाहते हैं, सी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में किस स्थान पर देखना चाहते हैं, पहला स्थान पर देखना चाहते हैं, दूसरे स्थान पर देखना चाहते हैं कि तीसरे स्थान पर देखना चाहते हैं। जितने यहाँ पर व्यक्ति है उतना ही स्थान हो सकता है, जितने उम्मीदवार रहेंगे उतना ही स्थान होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं एमएलए एमपी वोट दे रहा है, तो मान लेते हैं ये को यहाँ पर कोई एमपी है, एमपी ए वाला को पहला स्थान पर देखना चाहता है, बी वाला को तीसरा स्थान पर देखना चाहता है, और सी वाला को दूसरा स्थान पर देखना चाहता है। एक अगला एमपी मान लेते हैं, यह एमपी क्या कर रहा है? वोटिंग कर रहा है। इसको चाह रहा है कि दूसरा स्थान पर राष्ट्रपति रहे। ये क्या चाहता है? इसको पहला स्थान पर बनाना चाहता है, इसको तीसरा स्थान पर बनाना चाहता है। एक मान लेते हैं एक अगला एमएलए आया, एमएलए, यहां पर इसको चाहता है कि पहला स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में रहे, यहां पर ही दूसरा पर है, ये तीसरा पर है, ठीक। एक मान लेते हैं एक और एमएलए आया, और यह एमएलए क्या किया, यह एमएलए यहां पर इसको तीसरा स्थान पर कर दिया, इसको दूसरा स्थान पर कर दिया, तो इसको कौन किस स्थान पर होगा? पहला स्थान पर होगा। मान लेते हैं एक और एमएलए आया, इसको पहला स्थान पर रखा, इसको यहाँ पर तीसरा स्थान पर रखा, और इसको पहला स्थान पर और इसको दूसरे स्थान पर रखा। मान लेते हैं इस प्रकार से इतने लोग वोटिंग किए। अब मान लेते हैं इससे वोटिंग का काउंटिंग किया जाए। अब इस वोटिंग का काउंटिंग किया जाए तो काउंटिंग करने के बाद पहले यह देखा जाता है, पहले चरण में, प्रथम चरण में देखा जाता है, प्रथम चरण, काउंटिंग के प्रथम चरण में क्या देखा जाता है कि इन तीनों उम्मीदवार में
किस उम्मीदवार को पहले स्थान पर अधिक बार चुना गया है? पहले स्थान पर किस उम्मीदवार को सबसे अधिक बार चुना गया है? इस उम्मीदवार का बात कहा जाए तो इस उम्मीदवार को एक दो लोग यहाँ पर इसको पहले स्थान पर देखना चाहते हैं। यहाँ पर बी वाले व्यक्ति को भी एक दो को क्या देखना चाहते हैं? पहले स्थान पर ही देखना चाहते हैं। सी वाले व्यक्ति को केवल एक ही व्यक्ति यहाँ पर, एक ही एमएलए यहाँ पर एक बार देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दो ऐसे व्यक्ति हैं, दो ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका वोटिंग यानी दोनों लोग को सेम, यहाँ पर दोनों लोग को पहले स्थान पर, यहाँ पर भी दो ही लोग देखना चाहते हैं, यहाँ पर भी दो ही लोग देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर इस प्रथम चरण में यहाँ पर कोई भी इन दोनों में से विजय नहीं हुआ। लेकिन यह तो कंफर्म हो गया कि इस राष्ट्रपति के चुनाव से क्या हो जाएगा? ये बाहर हो जाएगा। अब इस राष्ट्रपति के चुनाव से तो ये बाहर हुआ, लेकिन अपना जो वोट इसको मिला है, ये अपना वोट लेकर नहीं जाएगा। जो इसको ये वोटिंग मिला है, यह वोटिंग मिला है, यह वोट किसी और को दे देगा। जो जीतने वाला रहेगा उसी को वोट दे देगा। तो जो इस प्रकार के अनुपातिक रूप में हो रहा है, यानी एक एमएलए और एक एमपी सभी उम्मीदवार को वोटिंग कर रहा है, तो यह क्या हो गया? अनुपातिक प्रणाली हुआ। एक एमपी या एक एमएलए सभी उम्मीदवार को वोटिंग कर रहा है, तो यह कौन सी प्रक्रिया हुआ? अनुपातिक प्रक्रिया हो गया, यानी अनुपातिक प्रणाली हुआ। ठीक। और जो हारने वाला होता है, हारने वाला तो चला जाता है, लेकिन अपने वोट को लेकर नहीं जाता है। जो जीतने वाला होता है उसको क्या कर देता है? दे जाता है। तो इस तरह एकल संक्रमणीय, यानी अपने जितने भी एक वोट आते हैं उस सारे वोट को क्या कर देता है? जीतने वाले उम्मीदवार को दे देता है। इस तरह यह पूरी प्रक्रिया क्या हो गया? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर दोनों लोग क्या हो गए? बराबर हो गए। यहाँ पर द्वितीय चरण देखा जाएगा, यहाँ पर दूसरा चरण देखा जाएगा। दूसरा चरण में अब देखा जाएगा कि जो दो लोग ये बच्चे हैं, इन दोनों लोग में दूसरे स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कितने लोग देखना चाहते हैं? दूसरे स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कितने लोग देखना चाहते हैं? यहाँ पर प्रथम चरण में क्या हुआ था कि कितने उम्मीदवार, मतलब सबसे अधिक बार कौन है जो प्रथम में स्थान पर उम्मीदवार के रूप में चुने गए हैं सबसे अधिक बार? तो प्रथम में तो दोनों लोग सेम ला दिए, या तो प्रथम चरण क्या हो गया? खत्म हो गया, रिजेक्ट हो गया। और दूसरे चरण पर आते हैं तो दूसरे चरण में क्या होता है कि कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जो राष्ट्रपति के रूप में दूसरे स्थान पर अधिक बार चुने गए हैं? यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में दूसरे स्थान पर यह चुने गए हैं, यानी ए वाला जो व्यक्ति है दूसरे स्थान पर केवल एक ही बार चुना गया है। इसमें देखा जाए तो बी वाला देखा जाए तो यहाँ पर 2 बार दूसरे स्थान पर चुना गया है। 2 बार क्या चुना गया है? दूसरे स्थान पर चुना गया है। तो यहाँ पर क्या होता है? बी क्या होता है? जीत जाता है। बी यहाँ पर जीत जाता है और यह चुनावी प्रक्रिया क्या होती है? खत्म होती है। चुनावी प्रक्रिया खत्म होती है, लेकिन अभी मतगणना की प्रक्रिया होगी। अभी तो इस तरह तो चुनावी प्रक्रिया हो गया, लेकिन यह पूर्णतः डिसीजन नहीं हुआ कि राष्ट्रपति अभी कौन बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा? मतगणना की प्रक्रिया होगी। अब इस मतगणना की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण निवारण हो जाएगा कि कौन यहाँ पर राष्ट्रपति बनेगा। तो मतगणना की प्रक्रिया किस प्रकार होता है यहाँ पर बता देते हैं। मतगणना की किस प्रकार प्रक्रिया होता है यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं संसद के कुल निर्वाचित सदस्य, संसद के कुल निर्वाचित सदस्य तथा प्रत्येक राज्य और जो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, प्रत्येक राज्य और 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह केंद्र शासित प्रदेश के एमएलए, यानी कुल एमएलए को जोड़ेंगे, जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देने के बाद एक क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संसद के कुल निर्वाचित सदस्य के वोट की वैल्यू, वोट के मूल्य, सदस्य के वोट मूल्य, यहाँ पर सदस्य की संख्या को नहीं जोड़ेंगे, वोट मूल्य को जोड़ेंगे। क्योंकि देखिए एक एमपी का यहाँ पर देखा जाए तो वोट मूल्य कितना होता है, 700 होता है। तो जितने संसद में जितने व्यक्ति हैं, जितने एमपी हैं, तो 700 गुणे कितना हो जाएगा, आप जोड़ ही सकते हैं। यहाँ पर 543 से हो गया लोकसभा में, प्लस 243 निर्वाचित सदस्य हो गया क्या, विधानसभा में। आप जोड़िएगा तो 700 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। इनमें 700 का गुणा कर लीजिए, ठीक। उसी प्रकार प्रत्येक राज्य और जो 3 केंद्र शासित प्रदेश है उसके एमएलए का क्या हो जाएगा, उसके एमएलए के वोट मूल्य, अगर मान लेते हैं उदाहरण के एग्जाम्पल के अनुसार चले तो यहाँ पर जो एमपी है, मान लेते हैं टोटल एमपी का कुल मूल्य आया, मान लेते हैं यहाँ पर 50,000। कुल एमपी के सदस्यों का कुल मूल्य कितना आया, 50,000 आया। एग्जाम्पल का केवल बात कर रहे हैं, न कि इसको गुणा कर काम करेंगे। देखिए, और प्रत्येक राज्य का जितने भी एमएलए है, एमएलए का कुल अगर मूल्य देखा जाए तो यहाँ पर मान लेते हैं कुल एमएलए का मूल्य यहाँ पर 2 लाख है। कुल एमएलए का मूल्य कितना हो गया, 2 लाख हो गया। अब क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने के बाद क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, ठीक। अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2,50,000। 2 लाख कितना हो जाएगा, 50,000 यहाँ पर हो जाएगा। 2 से भाग दीजिएगा, 1,25,000 निकल कर आ जाएगा। 1,25,000 निकल कर आ जाएगा, 1 जोड़ देंगे। यानी जो उम्मीदवार 1,25,000 एक वोट लाएगा, यानी 1,25,000 एक वोट मूल्य लाएगा, एक वोट मूल्य हुआ इतना अगर कोई ला देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह उम्मीदवार यहाँ पर राष्ट्रपति बन जाएगा। वह उम्मीदवार क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। इसी को हम लोग कोटा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कोटा कहते हैं। यानी जो मतगणना की प्रक्रिया है, इस मतगणना की पूरी प्रक्रिया होने के बाद यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से सभी एमएलए का यहाँ पर क्या करेंगे, सभी एमएलए का वोट मूल्य निकालेंगे। प्लस प्रत्येक राज्य जो 3 केंद्र शासित प्रदेश है, उन तीनों केंद्र शासित प्रदेश और प्रत्येक राज्य के जो जितने भी एमएलए हैं, कुल एमएलए, उसका वोट वैल्यू निकालेंगे, ठीक। वोट वैल्यू निकालकर 2 से भाग देकर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर यह क्या निकल कर आएगा, कोटा निकल कर आया। तो जो सदस्य पहले ला देगा 1,25,000 एक वोट, इस एग्जाम्पल के अनुसार 1,25,000 एक वोट ला देगा, तो समझिए कि वह क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। वह राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया हो गया, राष्ट्रपति चुन यहाँ पर बनने का क्या हो गया, पूरी प्रक्रिया हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, पूरी प्रक्रिया यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर इसकी बात कहा जाए, यहाँ पर जो राष्ट्रपति बने होते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है, जो राष्ट्रपति होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ कौन दिलाते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वह शपथ दिलाने का काम करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं क्या करते हैं, वो शपथ दिलाने का काम करते हैं। तो आप लोग ने बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जय हिंद दोस्त।